ये पेज कौन सा है आज? 53 है ना? भारत का प्रेम। हाँ। जब मैं इंग्लैंड में कोयल को नदी किनारे या फिर बगीचों के विस्तारों में गाते हुए सुनता हूँ, या फिर सीन नदी को पेरिस के आधुनिक उल्लास के बीच से बहते हुए देखता हूँ, तो मैं एक भारतीय सुबह का पक्षियों का नानाविध कलरव फिर से सुन सकता हूँ, और सीन के स्थान पर गंगा को अपने पूर्वी समुद्रों की ओर भव्य रूप से किसी सिंघनी की भांति प्रवाहित होते देख सकता हूँ। शरीर तो अपने परिवेश से बंधा होता है, किंतु हृदय उसका अतिक्रमण कर जाता है, और इस प्रकार मैं सुदूर ठंडे प्रदेशों में भी भारत के प्रति अपने प्रेम को अपने साथ ले जाता हूँ। आत्मा और अधिक मुक्त है। अच्छा तो तब होगा जब प्रत्येक भारतीय अपने विदेशी परिवेश में मोम सदृश मोहर लगवाने की बजाय जहां भी जाए वहां भारत को भी अपने साथ ले जा सकेगा, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि भारत अवश्य ही सारे विश्व को जीतकर उस पर अपनी छाप लगा देगा। मतलब कोई भी परिवेश में हो, अगर हम इसको अपने साथ ले जा सकें तो इसका अर्थ ये होगा कि भारत सारे विश्व को जीतकर उस पर अपनी छाप लगा देगा। प्रेम और प्रज्ञा का देव तथा बुराई का अस्तित्व। मुझे भगवान के प्रेम और प्रज्ञा में यह विश्वास करने के लिए यथेष्ट श्रद्धा है कि यदि बुराई महज बुराई ही होती तो वह अस्तित्वमान नहीं बनी रह सकती थी। बुराई का अपने आप में अस्तित्व नहीं हो सकता था। शैडो इसलिए है क्योंकि सूर्य है, उसके सामने उसको कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, अपने आप में शैडो का कोई वजूद नहीं है। इस चीज को श्री अरविंद ने ट्रेस किया है कि एब्सोल्यूट ऑफ गुड और एब्सोल्यूट ऑफ इविल, तो अपनी जो पुस्तक है फॉल्सहुड इविल और इसके ऊपर, उसके अंदर भी इससे अपन ने डील किया हुआ है। यूरोपीय समाज का भविष्य। मेरी दृष्टि में मैं यूरोप की सभी शानदार और भड़कीली उपलब्धियों पर विशाल अक्षरों में विफलता लिखी देखता हूँ। उसके सबसे महंगे परीक्षणों, उसकी बौद्धिक और नैतिक शक्ति के अधिकतम व्यय ने उसकी रचनात्मक क्रिया के शीघ्रतम समापन, नैतिक उन्नयन और मनुष्य की एक समय की अनंत आशा के पूर्णतम दिवालियेपन तक ला दिया है। जब व्यक्ति इस पर विचार करता है कि उसके दिवालियापन कितने सारे और कितने त्वरित रहे हैं, तब नाश की ओर हतोत्साहित करने वाली शीघ्रता से जाती इस मोटर सवारी को देखकर कल्पना दहल जाती है। कहने का मतलब ये है कि शानदार और भड़कीली उपलब्धियां जो भी हैं यूरोप की, उन सब के ऊपर मैं विशाल अक्षरों में विफलता लिखी देखता हूँ। आप किसी व्यक्ति से मिले, वो आपको अपनी सफलता बाहरी मानदंडों पे दिखा रहा है कि मैंने ये चीज पजेस कर ली, जो कि वास्तव में उसका किसी आपकी आंतरिक सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप में थोड़ा सा डीपर कुछ टच है, कोई समझ है, आप तुरंत ये कह देंगे कि इस पे तो बड़े बड़े अक्षरों में विफलता लिखी है, ये व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसके सबसे महंगे परीक्षणों, जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कितने महंगे से महंगे, उसकी बौद्धिक और नैतिक शक्ति के अधिकतम व्यय ने, जो भी शक्ति उसने खर्च की है, नैतिक शक्ति, धन की शक्ति जितनी भी है, उसकी रचनात्मक क्रिया के शीघ्रतम समापन। अगर आप एक उल्टी दिशा के अंदर चल रहे हैं और उसमें आप जितनी अपनी शक्ति है वो सारी इकट्ठी करके व्यय कर रहे हैं, तो वो ये दिखा रहा है कि उतना ही जल्दी दिवालियापन आपका आने वाला है।
ये ही यूरोप के साथ श्री अरविंद कह रहे हैं, ये हमको देखने को मिलता है। जब व्यक्ति इस पर विचार करता है कि उसके दिवालियेपन कितने सारे और कितने त्वरित रहे हैं, तब नाश की ओर हतोत्साहित करने वाली शीघ्रता से जाती इस मोटर सवारी को देखकर, मतलब पैदल चल के नहीं जा रहे, उस वो मोटर कार के ऊपर तेजी से जा रहा है नाश की ओर, उसको देखकर कल्पना दहल जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का दिवालियापन, अब कौन कौन सा दिवालियापन? वो जो फ्रांसीसी क्रांति लेके आई थी, उनके विचारों का दिवालियापन, उपयोगितावादी उदारतावाद का दिवालियापन। आवाज चली गई आपकी। हेलो, हेलो, नहीं, बीच में शेक हुई थी, अभी आ रही है। ठीक। जब व्यक्ति इस पर विचार करता है कि उसके दिवालियेपन कितने सारे और कितने त्वरित रहे हैं, तब नाश की ओर हतोत्साहित करने वाली शीघ्रता से जाती इस मोटर सवारी को देखकर कल्पना दहल जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का दिवालियापन, उपयोगितावादी उदारतावाद का दिवालियापन, राष्ट्रीय परोपकारिता का दिवालियापन, मानवतावाद का दिवालियापन, धार्मिक श्रद्धा का दिवालियापन, राजनैतिक निष्कपटता का दिवालियापन, सच्ची व्यावसायिक ईमानदारी का दिवालियापन, व्यक्तिगत आत्मसम्मान के भाव का दिवालियापन, कितनी तेज गति से इस दिवालियेपन के लिए इन सब ने एक दूसरे का अनुगमन किया है। मतलब एक के बाद दूसरा दिवालियापन। फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, फ्रेटर्निटी है, मतलब स्वतंत्रता है, भ्रातृत्व है, इन विचारों का जो दिवालियापन है देखने को नहीं मिलता। स्वतंत्रता की बात करते हैं पर वास्तव में स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती। उपयोगितावादी उदारतावाद, कैथोलिसिटी, आप सबको समाविष्ट करके चल रहे हैं, उदारतावाद देखने को नहीं मिल रहा, उसका दिवालियापन। राष्ट्रीय परोपकारिता, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आदर्श ये है कि हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर केंद्रित रह के जितना ही वो सेल्फिश होगा, उतना ही राष्ट्र का उत्थान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेगा, चाहे शिक्षा के अंदर हो, किसी में भी हो। इसको वो कहते कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। ये तो बहुत अच्छी चीज है। जितना ही ये होगा तो उसके लिए आप चाहे एक को दूसरे के ऊपर से कुचल के निकल जाओ। नहीं भी कह रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसी तरीके से है। तो राष्ट्रीय परोपकारिता का दिवालियापन, परोपकारिता होगी कहां से? आदर्श तो उससे बिल्कुल उल्टा है। मानवतावाद का दिवालियापन, मानवतावाद नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। आप अगर सेल्फिश अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर होंगे तो न तो भ्रातृत्व रहा, भ्रातृत्व है वो मानवतावाद लेके आएगा। अगर भ्रातृत्व नहीं है तो मानवतावाद कैसे रह सकता है? आपके पास कोई चीज है, वो आप उसको शेयर नहीं करना चाहते, वो आप अपने स्वयं के लिए अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं उसको। तो ये जो है ये दिवालियापन। अच्छा, सच्ची व्यावसायिक ईमानदारी का दिवालियापन, ये तो हम सारे देख रहे हैं, ये तो है ही नहीं। व्यक्तिगत आत्मसम्मान के भाव का दिवालियापन कि अभिजात्य, हमने पढ़ा था सच्चा अभिजात्य क्या है? आत्मसम्मान की ये काम मैं नहीं कर सकता, इससे मेरे को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस स्तर के ऊपर नहीं जा सकता। मेरे अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, चाहे कोई दूसरा इससे सहमत हो न हो। ये व्यक्तिगत आत्मसम्मान के भाव का दिवालियापन। और अगर हम मां श्री अरविंद के संपर्क में हैं, कोई डीपर हमारी परसूट है, तो आत्मा का जो आपका वास्तव में सम्मान है वो और दूसरी चीजों के अंदर कैसे रमण कर सकती है? वो कहेगी मैं तो इस स्तर पे नहीं जा सकती। कितनी तेज गति से इस दिवालियेपन के लिए इन सब ने एक दूसरे का अनुगमन किया है।
या मानो सबसे आगे आने के लिए एक दूसरे से दौड़ लगाई है कि मैं पहले आऊंगा। तो यही पता नहीं चल रहा कि कौन से का बोलबाला है इसमें से। सारे ही अपने आप में कह रहे हैं मैं तो आगे निकलूंगा एक दूसरे से, या कम से कम एक बढ़िया गति बनाए रखी है। केवल उसका बहुआयामी विज्ञान ही अपनी महान आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक, मतलब उसकी क्रिटिकल और एनालिटिकल शक्ति के साथ और विश्लेषण के प्रभाव से आने वाले समस्त प्रयोगों के साथ अभी तक जीवित है और उसे खड़ा रखता है। मतलब उसका विज्ञान जो है वो एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से हर चीज की समालोचना कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, उसके पूर्वाग्रह नहीं है। तो इस एक फील्ड के अंदर ये कह रहे हैं कि अभी तक जीवित है और इस संस्कृति को खड़े रखता है। वही अंतिम दिवालियापन अभी आना बाकी है, और एक बार जब वह भी हो चुकेगा तो क्या बचेगा? मैं अभी से ही इसके इस अत्यंत रसपूर्ण और ऊर्जस्वी भाग में शुष्क गलन का आरंभ देख सकता हूं। जैसे कोई फल है, कोई पेड़ है, उसके अंदर शुष्क गलन का रोग चालू हो गया। उस भाग में गन्ना है, उसके अंदर शुष्क गलन का रोग चालू हो गया। अब धीरे धीरे उसका जो मोस्ट सेपफुल भाग है, जो रसपूर्ण भाग है, उसको खा जाएगा। क्या बचेगा उसके अंदर? बाहर से ढांचा अच्छा दिख रहा है, अंदर से जैसे लकड़ी है पूरी खोखली हो गई। आप उसको काटते हैं तो देखते हैं अरे इसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा। जो दृढ़ भौतिकवाद उसका प्राण व उसका संरक्षण था, उसका प्राण और संरक्षण क्या था? दृढ़ भौतिकवाद, जड़ तत्व उसका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वह भी दिवालिया होने लगा है। और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए हम और कुछ नहीं, बस पागलपन और कोरी कल्पना को ही देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी असहिष्णु राष्ट्रभक्ति के दबाव के कारण यूरोप पर उपेक्षा की दृष्टि से मुड़ता हूं। कोई ये भी कह सकता है क्योंकि आप सारे लेख पश्चिम के बारे में इस तरीके के लिख रहे हैं, इसलिए आपकी मानसिकता या आपका जो टेम्परामेंट है यूरोप के विषय में इस तरीके का है। पर उन्होंने कहा कि भी एक समय मैंने उसकी वकालत करी है। जब भारत को साथ देना है विश्व युद्ध के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि भी कौन सी पावर्स है जो इविल की तरफ है, होस्टाइल की तरफ है, कौन सी देवीय शक्तियों की तरफ है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने खुलकर इसका साथ दिया, मैं तो तटस्थ तरीके से बात कह रहा हूं, कोई असहिष्णु राष्ट्रभक्ति के दबाव में ये चीजें कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। इन पाश्चात्य लोगों के निकट अतीत की सराहना मैं हमारे भारतीय राष्ट्रों के निकट अतीत की सराहना से अधिक कर सकता हूं। निकट अतीत, हमारा जो भारतीय निकट अतीत रहा है, जिसके अंदर जो पंडितों का बोलबाला, जिसको जो ब्राह्मणवाद कहते हैं, हम वेदवाद कहते हैं, गीता के अंदर भी है वेदवाद रता, जो तो उसके अंदर भी उसकी भर्त्सना करी गई है कि वेदों का उतना ही उपयोग है जितना कि ये कुएं का अगर चारों तरफ जलमग्न सारी चीज हो रही हो तो श्री अरविंद उसकी कमेंट्री कर रहे हैं, इससे वेदों के ऊपर आक्षेप नहीं है। वेदवाद आपने उसको एक कन्वेंशनल कोई चीज बना ली, रूढ़िगत कोई चीज बना ली। तो ये कह रहे हैं कि निकट अतीत की अगर मैं सराहना भारतीय संस्कृति की करता हूं, उससे ज्यादा मैं पाश्चात्य लोगों के निकट अतीत की सराहना कर सकता हूं। यह तो उनका वर्तमान है जो मनुष्य जाति के लिए मेरी आकांक्षाओं को क्षुब्ध करता है। यूरोप जीवन के शोरगुल एवं परिधानों, उसकी विलासमय फांसों से, असंख्य कदमों वाली भौतिक झंझनाटों एवं गतियों से भरा पड़ा है। वर्तमान के अंदर ये चीजें हैं, परंतु उस चीज से अधिकाधिक रिक्त होता जा रहा है जो जीवन को आधार प्रदान करती है। और यूरोप के पीछे हमारा अपना जीवन इस तरीके का हो रहा है। अगर कोई समय हमारी दृष्टि, हमने जी ये पढ़ लिया, माता जी का एक कोटेशन पढ़ लिया, हमने ये कुछ एक वार्ता सुन ली, एक चर्चा कर ली, उससे कोई मूल आपका कोई फर्क थोड़ी पड़ गया। वो तो आपने वही ढांचा है, उसके अंदर एक फोटो इसकी बजाय ये फोटो लगा ली। बाकी मूल फ्रेमवर्क तो हमारा अभी भी बिल्कुल ड्राइव कौन कर रहा है? ये यूरोपीय जो विचारधारा है और उसके
जो एम्स हैं, उसके मोटिव्स हैं, वो हमारी हर चीज को परमिएट कर रहे हैं। जब उसके पास कम सूचना थी, तब उसके लोगों के पास अधिक बुद्धिमान एवं प्रबल आत्माएं थी। देख लो अभी सारे साधन सूचना वगैरह के होने के बाद हमारी स्थिति क्या है। और जिस समय सूचना वगैरह के इतने साधन नहीं थे, उस समय भाई ये तो साहित्य उपलब्ध है। तब की जो कल्पना है, किस तरीके का साहित्य आया है, ये हमको सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या इनके आधार पे साहित्य है, कला है, जितनी भी रचनाएं हैं भीतर की, आपका ये जितना भी विकास है, इसने इसमें सहायता पहुंचाई है या इसके नेसेसरी जो ग्राउंड है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसमें बाधा पहुंचाई है। ये एक समझने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता है। उनके पास एक साहित्य था, आ गई वही बात, एक रचनात्मक बौद्धिक शक्ति थी, एक मत विश्वास, भला हो या बुरा, पर एक धर्म था, एक प्रकाश था जो आगे की ओर ले जाता था, एक निर्धारित मार्ग था। अब उनके पास केवल क्षुधाएं, हंगर्स हैं, कैसे खा जाएं। हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इस धर्म से जुड़े हैं, हम इस मंदिर का मैनेजमेंट देख रहे हैं, हम एक गौशाला चला रहे हैं, हम किसी इस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इवन हम आश्रम से जुड़े हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, या खुद एक सोसाइटी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये बाहरी चीजें हैं। अगर ये चीजें क्षुधाएं, कपोल कल्पनाएं, भावावेग एवं जुनून है, ये उसकी बजाय ये रूप ले लेते हैं। आपको कथा करनी है इसलिए कि मेरा नाम हो, इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं, आपने एक की बजाय दूसरा मुद्दा उठा लिया, उसमें सुन रहे हैं। आपको कोई किसानों की, किसी की आप उनकी नहीं है, आपको तो एक मुद्दा उठाना है, आपको एक बीच के अंदर न्यूज में बने रहना है, अपनी खुद की जो एक्स टू ग्राइंड है उसको फुलफिल करना है। तो आपको अचानक किसानों से लगाव हो जाएगा कि साहब हम तो किसानों के हैं। कुछ समय बाद में आप ये कहेंगे नारी उत्थान की हम बात कर रहे हैं। ये सारे ऐसे बैनर्स हैं जो वास्तव में बिल्कुल फेक हैं। उनके पीछे क्षुधाएं, कपोल कल्पनाएं, भावावेग, जुनून, मतलब इस हद तक चले जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है भारत का, तो हिंदुओं को भी अब क्या करना चाहिए। ये जुनून, अब मतलब ये क्या प्रतिपादन कर रहे हैं कि इनको इतने बच्चे पैदा करने चाहिए कि ये डेमोग्राफिक इन्वेजन को रोक सकें। अब ये भी एक तरीके का जुनून है। किसी के एक फितूर दिमाग के अंदर आ गया, कहते इसके लिए करना शुरू, और इसीलिए अच्छा है कि वो ज्यादा समय चल नहीं पाता। वो कहते हैं मैं कितना वेल मीनिंग तरीके से ये एक विचार लेके चला था, देखो ये पूरा ही नहीं हो रहा। अचानक विचार आएगा हम जो है गौ सेवा करेंगे, हम एक ऐसी आदर्श एक गौशाला का स्थापन करेंगे जिसमें इस तरीके से रखेंगे, ये करेंगे। अगर थोड़ी सी आप में डीपर कोई चीज है तो आप ये देखेंगे ये मैं जा कहाँ रहा हूं। ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके उद्देश्य की छत्रछाया में, और हो सकता है एक भी ना हो, पर मेरी निष्ठा तो मेरे उद्देश्य के प्रति होनी चाहिए, और उसके एम्बिट में जो जो आता है वो बढ़िया है, और नहीं आता है तो अपने आप के लिए परसू करने की कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। मैं कोई मंदिर संभाल रहा हूं, मंदिर का मैनेजमेंट अगर मेरे उस परशूट के आड़े आ रहा है, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। अगर ये क्लैरिटी दिमाग के अंदर है कि मेरा मुद्दा क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूं, कोई भी काम बाहरी तरीके से चाहे वो कितना ही उदात्त क्यों ना हो, अगर उसका मूल हेतु आत्मा नहीं है, उसका सच्चा स्थान नहीं है, तो अपने आप में कोई उसका मोल मोल नहीं है उसका। क्षुधाओं को यूं दिखाया जाता है कि वे सभ्य लगें। सारा काम यही है, आज की शिक्षा पद्धति है, व्यापार है, इस तरीके से करो कि इसके अंदर भड़की हुई चीजें नहीं लगे, वो अच्छी लगे। ये सारा काम सब जानते हैं कि क्या क्या है, पर इस तरीके से उसके ऊपर आप एक कवरिंग कीजिए कि आपकी सारी जो विभत्स से विभत्स आपके जो जुनून हैं, आपके जो पैशंस हैं, इम्पल्सेस हैं, वो अच्छी लगे। यहाँ तक कि
ये अपना भेष बदल लेती हैं और आदर्शों तथा अधिकारों के जामे में इधर उधर विचरती रहती हैं। बढ़िया से बढ़िया सारी चीज ऑर्गेनाइज करी, हमारा साधना के लिए एक सेमिनार हो रही है, मेन उसका जो अट्रैक्शन किस चीज पे है, मेन्यू क्या है भी आपके ब्रेक का, तो सेमिनार किस विषय में कर रहे हो इसके अंदर? मतलब ये तो हम रात दिन देख रहे हैं ये चीजें, जो मूल आपका उद्देश्य था वास्तव में अगर आप देखेंगे बारीकी से तो वो तो बेचारा कहीं और ही रह जाता है, और इसीलिए कोई सच्ची चीज नहीं हो पाती। भावावेगों को बड़ी दक्षता के साथ बौद्धिक रूप दिया जाता है। ये हमको सबको कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, हम कैसे कर रहे हैं। ये कल्पना मत कीजिए कि हम नहीं कर रहे, ये डीपली सोचने का प्रयास कीजिए कि कहाँ अटक रहे हैं हम। ये हमको यूरोप के बारे में नहीं, हमारी अपनी कड़ियों के बारे में बता रहे हैं। तो ये एक मौका है कि हम इसके बारे में कॉन्शियस हो पाएं। हमारे अपने भावावेग हैं, बड़ी दक्षता के साथ बौद्धिक रूप दे देते हैं। परिवार के साथ आसक्ति है, किसी के साथ आसक्ति है, मेरे खुद के लालच हैं, लोभ है, क्षुधाएं हैं, उनकी पूर्ति में कितने बढ़िया तरीके से माँ के बैनर के अंदर मैंने ये एक्टिविटी शुरू करी है। इसका कहाँ से शुरुआत हुई भाई, इससे क्या होगा? अगर आप सिंसियर हैं, 5 मिनट भी आप उसको देखेंगे, तुरंत सिंसियरिटी आपको उसके ट्रू कलर्स दिखा देगी। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। श्री अरविंद के आलोक में पकड़ के ये नाम और उसके आगे कोई भी चीज जोड़ देंगे, ये भी समय नहीं निकालेंगे पढ़ने का कि श्री अरविंद ने इसके विषय में क्या कभी उनके गुड बुक्स में रही थी ये चीज जो हम कर रहे हैं। श्री अरविंद के आलोक में पर्यावरण, बताओ, श्री अरविंद के आलोक में ये वाली, श्री अरविंद के आलोक में ये वाली चीज, नाम निकालेंगे मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, लेना देना दूर दूर तक है नहीं। क्योंकि अगर आपका मूल जीवन का वही ढांचा है, वही चीजें हैं, अब जब आमूल चूल परिवर्तन हुआ ही नहीं, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस उसको तो स्थान ही नहीं है। आप एक ऐसी चीज को ऐसे स्थान पे देख रहे हैं जहां वो असंभव है। कुछ तो उन्हें ऊपरी रूप से नैतिक बनाने तक की चेष्टा करते हैं। मतलब एक ने व्यक्ति ने पूछा माँ से, कह रहे हैं कि शादी का जो है आध्यात्मिक इसका पक्ष क्या है? माता जी कह रही है कोई आध्यात्मिक इसका पक्ष नहीं है, ये तो मनुष्य जाति को परपिचुएट करने का एक एक तरीका है, सभ्य सा तरीका है, एक रूढ़ी है इस तरीके की। बस आप उसको एक नैतिक जामा पहनाने की, सारा काम करने की, ठीक है। फिर ऐसे ही कितनी जगह माँ से जो जो प्रश्न किए गए, एक जना पूछ रहा है माँ ऐसा कैसे कि आपने जो करेज करेज मतलब अलग अलग सोसाइटीज के नाम हैं ओरोविल के अंदर, इनको तो आपने छूट दे रखी है ड्रग्स लेने की, और ये जो सिंसियरिटी या ये जो केंद्र के अंदर जो ये ग्रुप है, जो सेंटर के अंदर जो ये कम्युनिटी निवास करती है, इसके ऊपर आप सख्त हो। माता जी कह रही पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि कोई इस तरीके की एक्टिविटीज यहां अलाउड नहीं है। अब ये तो पत्रों में है, लिख के पूछ रहा है अगला। अब बताओ किससे कौन सी बात वो पूछ रहा है, तो हम कहां हैं? हम ठगे नहीं जा रहे हैं, ये कौन कल्पना कर सकता है? अगर ये कल्पना में आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो तो कहीं कोई रास्ता है ही नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है चलना। जो जो बातें उनसे पूछी जा रही है, मतलब माँ ने कहा मैंने मैटरनिटी वार्ड यहाँ खोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी इलिसिट बच्चे हैं वो यहाँ ला के उनको यहाँ पैदा किया जाए आश्रम के अंदर। ऐसे ऐसे मुद्दे माँ कह रही है, तो ये जो नैतिक बनाने तक की चेष्टा करते हैं, अब ये तो विचारों का कोई आध्यात्मिक उनका कोई अभिप्सा या वो वाली बात ही नहीं है कहने को। ये तो यूरोपीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारी प्रकृति किस तरीके की है। तो हम ये सोचें कि हम माँ के दायरे में हैं, हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है। किंतु
ऐसा अब प्रचलन से बाहर होता जा रहा है। कोरी कल्पनाओं को तरकीब के साथ ऐसे दिखाया जाता है मानो वह तर्क बुद्धि हो, और फिर ध्यानपूर्वक उन पर तर्कवाद, विज्ञान एवं ज्ञान के नाम की तख्ती लगा दी जाती है। मतलब हम ये कहेंगे ये हम भारत के लिए करते हैं। अरे भारत के लिए करते हो तो अपना न्यूज़लेटर निकलता है, वो तो कभी पढ़ो। हम भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके एक्ट्स तो है नहीं उस तरीके के, आप तो 5 मिनट देते नहीं उस चीज को। ये तख्तियां लगा दी जाती हैं उसके ऊपर। उसका ढांचा कुछ भी हो सकता है, जो अच्छा लगे वो ढांचा बनाओगे आप। मार्केट में जो चीज बिकेगी आप तो वो वाली लेके आएंगे। तो अगर ये बिक रही है आप ये वाली ले आए। मतलब जिस जगह आप होते हैं उसी ट्यून पे किस तरीके से डांस करते हैं क्या हमको पता नहीं किसी को। जबकि अंततो गत्वा वे केवल क्षणभंगुर सिद्धांतों के एक भंवर मात्र होते हैं। जुनूनों को अत्यंत सजावटी तरीके से नकाब पहनाया जाता है, सुसज्जित किया जाता है एवं रहने का स्थान दिया जाता है। आलीशान तरीके से उन्हें जामा पहनाया जाता है, परंतु बाहरी परिधान सत्य को नहीं बदलता और भगवान छले नहीं जाते। इसलिए ये पश्चिम की संस्कृति नहीं, हमारी अपनी बात हो रही है। ये तो भले हम कोई भी बैनर के तले काम कर रहे हो, भी बैनर आप वैसा ही रखेंगे जो अच्छा लगेगा। आप बैनर भी खराब क्यों लगाएंगे? अगर छापने की आपके पास मशीन है तो अच्छे से अच्छा क्यों नहीं छापेंगे? भाई इस एरिया के सबसे मशहूर पेड़े या सबसे मशहूर ये वाली चीज, सबसे मशहूर मिठाई, तो एक कहता है ये यहाँ राजस्थान की, दूसरा कहता है भारत की, तीसरा लिख देता है इस एरिया की, इस मोहल्ले में जितनी भी दुकानें उनसे सबसे मेरी बेटर है। अब ये लिखने में छपवाना ही है तो आपका जाता क्या है? सामान बनाने में जाता है, लिखने में थोड़ी जाता है। वे हर चीज की पूरी तरह करने की बजाय सूक्ष्म रूप से आलोचना करते हैं, परंतु वे कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते सिवाय मशीनों के। यहां भी अगर हम ये सोचें कि ये कैसे करें, सपोज हम में से कोई बैठ के ये सोचे कि माँ का काम किस तरीके से करें, तो ये हमको बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है कि हम बैठ के पहले माँ से पूछें कि क्या चाहती है और फिर अनन्य तरीके से उसकी सेवा में अपने आप को झोंक दें। कोई नहीं करता, एक नहीं करता इस तरीके से, क्योंकि उसके पूर्वाग्रह पोषित नहीं होते। हमारी ये एक्टिविटीज अच्छा लगता है इसके अंदर, नहीं नहीं सोसाइटी के दायरे के अंदर हम ये वाली एक्टिविटीज ये चीजें नहीं कर सकते। हमको सत्य भी महसूस हो रहा हो, श्री अरविंद का माँ का आदर्श है, उनके आश्रम के विरुद्ध कोई है, पर नहीं नहीं हम सोसाइटी के अंदर हम ये कदम नहीं उठा सकते। तो देख लो आप, जब मौका आता है आप किस चीज का वर्ण करते हैं? आपको लगता है नहीं नहीं हम सोसाइटी में हैं, हम इसमें हैं। कॉज क्या है? उन्होंने जबरदस्त सफलता के साथ समाज का संगठन किया है और सुख सुविधा को फैलाने और अपनी आत्माओं को मार डालने का सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ निकाला है। यह हमारे लिए चेतावनी है, एक वेकिंग कॉल है। और जोरदार बात है कि ये सारा पढ़ने के बाद भी हम में से एक का ढर्रा वास्तव में चेंज नहीं होता। वो समय आएंगे, नाश्ते का समय आएगा हम उस तरीके से रिएक्ट करेंगे, जब व्यापार का समय आएगा हम वैसे के वैसे जो कल थे वैसे ही आज मिलेंगे। अगर किसी के थोड़ी सी पुकार आती है तो शायद किसी समय माँ को कहता होगा अरे वही कल जो चीज चल रही थी आज भी वही चीज चल रही है, क्या ये अनंत समय तक यही चलता रहेगा माँ? ये भाव तो आने की फुर्सत ही कहाँ होती है, ये तो आता नहीं। तो अपनी आत्माओं को मार डालने का सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ निकाला है और हम इससे बचे हुए नहीं। अगर ये यूरोप की बात हो रही है तो हम तो उसकी ओर निहार रहे हैं आशा से कि उनके रूपों को कितना हूबहू व्यापार में, शिक्षा में, चिकित्सा के अंदर हर चीज में टेक्नोलॉजी, हम तो उसको रेप्लिकेट करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये न कहें कि हम इससे बचे हुए हैं, इनफैक्ट हम तो उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं कि हम कितना हूबहू उसका कॉपी कर सकते हैं। तो कई चीजों में हम उसकी कॉपी करने के चक्कर में उससे आगे निकल जाते हैं।
कि जितना वो अपने आप को नहीं, अपनी आत्मा को मार सका, हम इससे ज्यादा उसको बेच देते हैं कि अपनी खुद की चीज को उनके गिरवी रख के कहते हैं साहब आपके मूल्य तो बहुत अच्छे हैं, चाहे व्यापार में हो चाहे किसी भी चीज में हो। और बारीकी से अगर हम अपने दलीलों को देखें या क्रिटिकल मोमेंट्स के अंदर हमारी दलीलें क्या होती है और उनको फिर बाद में श्री अरविंद या माँ क्या कह रहे हैं उसके ऊपर धरातल पे रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप इस समय किस चीज को वॉइस कर रहे हैं। आप असत्य को वॉइस कर रहे हैं। रोज हम में से कौन है जो नहीं कर रहा। हिंदुत्व का भविष्य और यूरोपीय सभ्यता। हिंदुत्व के ये कीड़े खाए हुए बाहरी रूप जो किसी आकस्मिक और अचंभित करने वाले विघटन की ओर इतना धीरे धीरे और घातक रूप से चरमरा रहे हैं, मुझे डराते नहीं। बाहरी रूप जिनको कीड़ा खा गया है, आंतरिक नहीं, ये ध्यान देने की बात है। अंतर में वो ही चीज वैसी की वैसी बिल्कुल अक्षुण्ण रखी हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अक्षुण्ण रखी हुई है, जो किसी आकस्मिक और अचंभित करने वाले विघटन की ओर की एकदम से वो क्रम्बल कर जाए। मानिए कि अंदर गिरी है कोई चीज की, उसका सैप है, उसका भी अंदर कोर्ण है, बाहर उसका जो कवरिंग है कीड़े खाए हुए हैं। जैसे गेट को पूरे को अंदर से तो खा जाए तो बाहर की पपड़ी रहती है और अचानक वो भी क्रम्बल कर जाए, ये उल्टी बात है। बाहर की पपड़ी मानिए पूरी खा गई तो एक दिन आकस्मिक और अचंभित तरीके से वो विघटित हो जाए की ओर इतना धीरे धीरे घातक रूप से चरमरा रहे हैं, अभी धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, इससे मुझे डर नहीं लगता। अच्छी बात है। उनके भीतर मैं एक सभ्यता की सजीव आत्मा पाता हूं। एक्चुअल में इन्हीं बाहरी रूपों की तरफ इतना प्रयास किया जाता है। मतलब वेस्ट में यहां सब जगह देखिए पहले कितना अच्छा सिस्टम था। हमारे इस तरीके से बैठा जाता था, इस तरीके से भोजन से पहले ये आचमन किया जाता था। तो कितने प्रैक्टिकल लोग थे ये जो है कि सप्ताह में एक बार व्रत करते थे या ये करते थे, उसको सारे को जोड़ेंगे किस चीज से? शरीर से। तो अभी भी आप भारतीय संस्कृति नहीं यूरोपीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। अब इसमें संस्कृति कहां से आ गई? क्योंकि यूरोप जड़ तत्व को मूल मानता है, भारत आत्मा को मूल मानता है। तो आप अगर सारी चीज का आउटकम अगर ये मानते हैं, देखो कितने समझदार थे, इनकी गणित कितनी बढ़िया थी कि ये कर सकते थे। क्योंकि दूसरा वाला मानदंड तो हमारे पास है ही नहीं कि आत्मा अगर हो वो ये सारी चीजें ले आती है। आपका आग्रह अभी भी क्या होता है कि देखिए ये मंत्र करने से ये होता है, शरीर पे इस पे ये प्रभाव है। और आप फिर बाद में क्या कहते हैं कि सामान्य लोगों को तो यही बातें समझ में आती हैं। अरे भाई जो भी आती हो, आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? तो जैसे ही हम ऐसी बात का किसी का प्रतिपादन कर रहे हैं तो हम जड़ तत्व का प्रतिपादन कर रहे होते हैं, उसकी संस्कृति का प्रतिपादन कर रहे होते हैं। भारतीय संस्कृति ने किन्हीं भी कारणों से ऐसे किन्हीं भी रूपों की स्थापना नहीं की कि इसलिए व्रत कर लो, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। पर हेल्थ जो आज है उस समय की वैसी थी ही नहीं। उस समय जो खान पान था उनकी जीवनचर्या थी। आज तो आप कोशिश कर रहे हो आज के रूपों को और अतीत के रूपों के अंदर उसके अंदर अध्यारोपित करने की। जैसे कि आज की मानसिकता प्राचीन साहित्य के अंदर अध्यारोपित करने का प्रयास करते हैं। वेदों में हम वही पढ़ना चाहते हैं जो आज की मानसिकता है। उनके भीतर में एक सभ्यता की सजीव आत्मा पाता हूं। यद्यपि वह सोई हुई है, उसके ऊपर मुझे ईश्वर का वह सांत्वना कंसोलिंग वचन दिखाई देता है कि क्योंकि तूने मुझ में विश्वास किया है। ये संस्कृति को बोल रहे हैं, हिंदुत्व को बोल रहे हैं, ये हमको सांत्वना नहीं दे रहे हैं। अब आप अपने आप को किससे एसोसिएट करते हैं तो आपको सांत्वना है। पर जो मैंने उदाहरण दिया कि हर एक इंस्टेंस के ऊपर हम वॉइस तो करते हैं जड़ तत्व को, उसी को हम एनफोर्स करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं, इसलिए तू जीवित रहेगी और नष्ट नहीं होगी। इसके साथ ही मैं इस डींग हाँकने वाले आक्रामक और हावी होने वाले यूरोप के सजे धजे बाहरी रूपों के भीतर देखता हूं, जो सुंदर नहीं
तड़क भड़क वाले हैं, महान दिखावटी हैं, महान नहीं दिखावटी हैं, सुरक्षित नहीं शेखीबाज हैं, और मैंने इसकी सभ्यता के मर्म में मृत्युदंड लिखा देखा है, और उसके हृदय से मस्तिष्क तक अभी से उठती सर्वनाश की परछाई को देखता हूं। तो अगर हम ये चीज करते हैं तो वास्तव में हमारा भी ये ही अंत है जो यहाँ लिखा है। हमारा मतलब जिस चीज से हम एसोसिएट कर रहे हैं। अगर हम जड़ तत्व से एसोसिएट कर रहे हैं, बाहरी चीज के ऊपर आग्रह रख रहे हैं, तो उसका तो ये अंत निश्चित ही है। इसमें बात क्या है? हमारा अपना शरीर जो है उसका ये अंत है। एकमात्र जो स्थायी चीज है वो आपकी स्वयं अंतरात्मा है। अगर उससे एसोसिएट करते हैं, वो फिर बाद में जो पहले वाली जो सांत्वना बात है, इसलिए तू जीवित रहेगी और नष्ट नहीं होगी, ये उसी के लिए है। आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था ही एकमात्र चीज है जो अपरिहार्य है। अगर आप में से किसी के एस्पिरेशन है कि मां मैं आपका हूं, तो ये एकमात्र अपरिहार्य चीज है। क्या करूं, मेरे व्यापार है, छोड़ दो। क्या करूं, मेरे परिवार है, तुरंत अभी छोड़ दो। क्या करूं ये चीज, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन जिन के रास्ते में जो आए, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, बलि ने गुरु को त्याग दिया, ब्रज वनिताओं ने अपने जो है पति को उनको त्याग दिया, विभीषण ने जो अपने भाई को है उसको त्याग दिया। परमात्मा का अगर आपके पास आह्वान है, कोई भी उसके रास्ते में स्टैंड नहीं कर सकता। अगर आप कह रहे हैं मैं तो सोसाइटी का या किसी का भी चैरिटी का, कल्याण का, किसी का भी काम कर रहे हो, पर अगर आपकी सिंसियरिटी आपको बता रही है कि ये मेरे मार्ग में आ रहा है, तुरंत छोड़ दो, तुरंत ही छोड़ दो उस फ्रेमवर्क को। हम उसको कैसे तालमेल बिठाएं, कोई जरूरत नहीं है। उठाओ उसको, लपेटो, डस्टबिन में फेंक दो। ये करना आसान थोड़ी है, ये करना ये थोड़ी है, अरे ये मुद्दा ही नहीं है। आपकी सिंसियरिटी तुरंत आपको ये दिखा देगी। अगर पुकार आपकी सच्ची है, प्यास अगर आपकी सच्ची है, कैसे करूं, फेंक दो इसको तुरंत ही। जब तक मानव जाति इसमें उद्घाटित नहीं होती, तब तक एक आदर्श समाज का स्वप्न, भगवान के शासन के एक उदार भाईचारे का आदर्श असफलता व निराशा में ही समाप्त होगा। अंतःस्थित भागवत साम्राज्य ही बाहरी भागवत साम्राज्य के लिए एकमात्र संभव आधार है। मतलब आंतरिक अगर आपके अंदर ये होगा तो ही बाहर हो सकता है। आप बाहर कितने भी प्रयास कर लीजिए, कभी नहीं हो सकता। मतलब ऊपर से हम रंग रहे हैं, अंदर से वो खत्म हो रहा है। अब बताओ उसको कितने एक दिन तक आप स्थायी रख पाओगे? क्योंकि केवल वह भाव ही जिसके द्वारा मनुष्य जीता है, उसके जीवन के बाह्य रूपों को निर्धारित करता है। तो आपकी जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो ही एकमात्र अपरिहार्य चीज है, एकमात्र ये ही करने योग्य कार्य है। और अगर आपको लगता है तो इसके मार्ग में कोई दूसरा कंसिडरेशन है ही नहीं, और अगर है तो आपके फिर बाद के अंदर पुकार है ही नहीं। आप कह रहे हो मैं इसके साथ समहाउ मेक डू विथ कर रहा हूं, आपके पुकार नहीं है। मतलब ये तय मानो, आप अगर भगवान के बिना, माँ के बिना जी सकते हैं तो उनके बिना ही जिएंगे। आप कभी भी उनसे संपन्न होके कभी नहीं जिएंगे। ये एक निश्चितता है। आप इसके विषय में चिंतन करके देख लीजिए। ज्योतिष और कर्म विधान, कर्म जिसको हम बोलते हैं ना कि कर्म का फल है, ज्योतिष के सत्य को स्वीकार करना आवश्यक रूप से भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारण या यांत्रिक कर्म विधान को स्वीकार करना नहीं है। क्या मतलब हुआ? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के सत्य को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यांत्रिक कर्म विधान की ये किया तो ये होगा। जैसे माँ के सामने कोई लेके गया, नवजात जी पूछ रहे थे उनसे
कि भाई एक फल, जैसे ये है कि भी एक फल गिर रहा है, आपने हाथ बीच में लगा दिया, फल की नियति क्या है? नीचे जमीन पे गिर जाना। एक बीच में वाइटल कॉन्शियसनेस के साथ माइंड ने हस्तक्षेप किया, आपने बीच में हाथ दे दिया, तो नीचे जमीन पे गिरने की जो उसकी नियति थी उसमें फेरबदल हो गया और फल जमीन पे नीचे गिरने की बजाय आपके हाथ में आ गया। तो उन्होंने कहा ये विचार भी तो कहीं से आया होगा। कहा ये भी कोई एक डीपर इंटेलिजेंस है जिसने ये देखा होगा। तो कहा फिर बाद में तो सब चीजें प्री डिसाइडेड है, प्री डिटर्मिनिज्म है इनका सारों का। तो माँ ने कहा कि यू आर मेस्मेराइज्ड, हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। माय चाइल्ड, आई टेल यू दैट थिंग्स कैन बी अदरवाइज, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। क्योंकि कृपा का विधान हमेशा हमारे साथ है, तो ये कोई यांत्रिक कर्म विधान नहीं है। मतलब जन्म पत्री लेके गए, कहा साहब इन्होंने एक प्रकांड जो ज्योतिष है उसने कहा कि आपकी इतने समय में मृत्यु निश्चित है। दूसरे से पूछ लिया, उसने कहा हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। अब घड़ों पानी पड़ गया उस आदमी के, माँ के पास लेके गए, कहते हैं हाँ सही बता रहे हैं। अब तो उसको अंधकार ही अंधकार, मतलब आशा नजर ही नहीं आई कि जब माँ ही कह रही है इसके अंदर, तो फिर तो कोई आशा की किरण ही नहीं है। तो माँ, उनका माँ कुछ हो नहीं सकता। माँ ने पहन लिया, उसको काट दिया, क्रॉस कर दिया, कजा कुछ नहीं होगा। अब ये भी एक चीज है, ये ही चीज है जो हमको सस्टेन कर रही है। इनफैक्ट ये हर क्षण हमारे साथ घटित हो रही है। यांत्रिक कर्म विधान को स्वीकार करना नहीं है। भाई आप अगर विज्ञान की चीजों को काम में ले रहे हैं, जैसे माँ हर चीज को काम में ले रही थी, तो वो कोई भौतिकवादी थोड़ी हो गई। चीजों को काम में लेना आपको भौतिकवादी थोड़ी बना देता है। वैसी ज्योतिष के सत्य को स्वीकार करना कोई प्री डिटरमिन्ड चीजें हैं साहब, पूर्ण पूर्व निर्धारण है या यांत्रिक कर्म विधान है, ये स्वीकार करना नहीं है इसका मतलब। ये तो ये मानना है कि आप अकेली एक छोटी सी इकाई नहीं हो, इसमें पूरी प्रकृति है, वैश्विक प्रकृति है, सारे किस तरीके से आपस में काम कर रहे हैं। यही तो यज्ञ का विधान है कि आप हमेशा ही एनर्जीज का इंटरचेंज करते हैं। और जितना ही स्वतः, मतलब अगर आपका पेट इंटरचेंज नहीं करे तो शरीर रह सकता है क्या? या कोशिकाएं आपस में इंटरचेंज नहीं करें, आदान प्रदान न करें, तो इसका कोई, ये तो एक मैकेनिज्म है। तो वैसे ही ज्योतिष जो है ये सारी चीजों का इंटरचेंज है, वो सारों को रीड करने का एक तरीका है। प्रकृति आपको बताती है तो हर चीज हमको बताती है, आपकी हस्तरेखाएं बताती है, पर माँ की तो कितनी बार जीवन के अंदर पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो इसका मतलब बदला जा सकता है। तो आप इसके ऊपर इतना दृढ़ तरीके से नहीं जी ये तो बदला कैसे जा सकता है, अरे ये तो हो चुकी चीजें हैं, संभावना की नहीं, ये तो प्रूवन फैक्ट्स हैं। हम क्यों उनको स्वीकार नहीं करना चाहते और इनके ऊपर क्यों इतना आग्रह रखना चाहते हैं, ये तो हमको तय करना है। कम से कम भारतीय सिद्धांत में तो मानव इच्छा शक्ति और उद्यम द्वारा निर्धारण का स्थान है कि आप इस तरीके का काम करो कि आगे अगर यांत्रिक भी माने। लोग जनरली क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं जी, आपको आपका कोई पहले से सुकृत किया हुआ है इसलिए आप इस मार्ग में आ गए। आपको किसने बता दिया आपने सुकृत नहीं किया हुआ है? अब ये एक चीज क्या है कि कर्म में इसका इंप्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं होगी प्रकृति मेरी अभी इस समय तैयार तो भी मां के लिए मेरी पुकार है, और क्या चाहिए? नहीं होंगे मेरे साधन तैयार, नहीं होंगी वो सारी चीजें। क्या वो सारी चीजें होने के कारण कोई इस पुकार की तरफ जाता है? कभी नहीं। कि वो सारी इस पुकार के अंदर, हाँ सहायक कोई टाइम हो सकती हैं। वही पुस्तक चार जने पढ़ते हैं, एक को पुकार आ गई चला गया। अब आप सबको अगर कंपलसरी भी कर दें, मैंडेटरी कर दें हर स्कूल में, तो कितने एक चले जाएंगे उसको पढ़ के? उसी गुरु के उस सानिध्य से आपको तुरंत अंदर से एक साइकिक शॉक महसूस होता है, तुरंत आप उसके प्रति अपने आप को अनन्य रूप से समर्पित कर देते हैं। कितने कितने जने हैं जो उसको हाँ अच्छा है जी, सम्माननीय है, श्रद्धेय है, जीवन दे देंगे, नहीं। क्योंकि भाग्य
मुख्यतः विगत कर्म द्वारा किया निर्धारण है और एक नया संकल्प और कर्म उसे रद्द कर सकता है। एक दूसरा मैकेनिज्म है जो उसको रद्द कर सकता है। हमको ये इतना डिटरमिन्ड इसलिए लगता है क्योंकि पशुवत हम चलते हैं। अगर हम बुला सके माँ, मैं आपका हूँ, माँ आइए, और जितनी बार मैं बुला सकता हूँ उतनी बार मैं एक ऐसे विधान को जो इन सब को ट्रांसेंड कर जाता है और एक ऐसी चीज को ले आता है। सावित्री और क्या बता रही है भाई? नारद जी खुद कह रहे हैं हाँ ये निश्चित है भाई, ये तो तय है। आज के दिन से 1 साल बाद में सत्यवान मस्ट डाई, और ये कह के फिर बाद में चले गए। तो और बताइए इससे आगे और डिटरमिन्ड क्या चीज होगी? और फिर भी सावित्री के साथ और वो स्थिति आ भी चुकी है, और उसने किस तरीके से एक से एक सारी चीजें करी है, और एक नया ही भाग्य पृथ्वी का पूरे नए तरीके से। और श्री अरविंद ने उसको एक मौका लिया है अपनी बात जो, या जो काम श्री अरविंद ने किया है उसकी टेस्टिमनी दे दी हमको। केवल बहुत ही प्रबल कर्म अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय होता है। प्रबल कोई अगर कर्म है, कौन सा प्रबल कर्म? आपने आत्महत्या कर ली, तो उससे जो कर्म जनरेट होगा वो बड़ा मुश्किल है। आपने कोई ऐसी चीज कर ली, माँ के साथ ऐसे लोग थे, उनका नाम तो यहाँ क्यों लें, तो उनकी प्रवृत्ति फिर बाद में हमेशा ही जीवन का अंत करने की रहती है। ये हम समझ नहीं सकते, या जिसके अंदर पता नहीं अब ये कैसा उनको होता होगा, पर माँ की टॉक से ये पता चलता है। और ऐसे लोग उनके पास थे, उन्होंने कहा भी ये एक तेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म पीछे का है जो बार बार तेरे को उन्हीं चीजों के अंदर प्रवृत्त करता है, तो वो अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अल्टीमेट ही हो गया वो, फिर भी गुरु कृपा उसको कुछ का कुछ कर देती है, पर उसके लिए शक्ति, जो सामान्य शक्ति का उसके अंदर आवश्यकता है, उससे अतिरिक्त उसमें आवश्यकता होती है। यहां तक कि वह भी संभवतः रद्द किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट नहीं हो सकता भाई। नारद जी ने कह दिया होगा, नहीं समझ में आता मेरे को, लिख दिया होगा किसी ने। श्री अरविंद कह रहे हैं कि यदि जो प्रयास मैं कर रहा हूं, अतिमानस की जो अभिप्सा में रख के जो चल रहा हूं और इतना गंभीर प्रयास कर रहा हूं, श्री अरविंद कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो साधना की या जो भी काम किया शायद ही वैसा किसी ने पहले किया हो। तो अगर मेरे को ये निश्चित भी हो कि इसका अंत असफलता में होगा, तो भी मैं इसको उतनी ही जील और उतनी ही जिजी उसके ललक के साथ करूंगा, क्योंकि ऐसी फेलियर भी है काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स। जो चीजों की जो व्यवस्था है उसमें फिर भी काउंट करती है कि आपने ये प्रयास किया, हो गया होगा असफल, तो भी आगे की सफलता के अंदर ये नेसेसरी आधार पूरा तैयार कर देगा। हालांकि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें असफलता हो ही नहीं सकती, श्री अरविंद कहते हैं, पर यदि अगर हो भी तो भी मैं उतनी ही तन्मयता से इसके अंदर लगा रहूंगा, क्योंकि माई एफर्ट काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स। मेरा जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम सब के लिए है। इससे क्या होगा? अरे इसी से होगा। क्या होगा? नहीं, इसी से होगा। अगर आज आप संकल्प लेंगे, इससे आपका सारी चीज चेंज हो जाएगी। यहां तक कि वह भी रद्द किया जा सकता है यदि व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना की स्वतंत्रता में प्रवेश कर सके। जो भी हो, इसका एक उदाहरण तो मेरे संज्ञान में आया, जिसमें व्यक्ति का जीवन, जब तक व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहा तब तक जन्म कुंडली के पूर्व संकेतों के साथ हूबहू मेल खाता था, परंतु ज्यों ही उसने आध्यात्मिक जीवन हेतु सांसारिक जीवन को छोड़ दिया, उसके बाद फिर उस कुंडली से कोई अनुरूपता नहीं रही। श्री अरविंद के स्वयं के साथ ऐसा हुआ। बचपन में ही उनको ये बता दिया गया था कि ये आपके रोग आएंगे। श्री अरविंद ने कहा कुछ तो मेरे इस तरीके से होके पास हो गए, निकल गए। जैसे कहा कि एक इस तरीके का तूफान आ रहा है, आपकी एरिया से होके निकलेगा। तो ऐसा हुआ कि साहब हवाओं की गति अब इस तरीके से हुई कि बिल्कुल वो तो एकदम बाहर से होके चला गया और उसका कोई विशेष इंपैक्ट नहीं रहा। कुछ ऐसी जो चीजें थी जो बिल्कुल अवश्यंभावी थी,
आई, पर उनका वो वाला जो इम्पैक्ट था उतना नहीं रहा। और श्री अरविंद की मृत्यु के विषय में तो कई लोगों ने पहले से, श्री अरविंद ने स्वयं ने ये देखा था और कहा कि नहीं, वो उसको तो रद्द कर दिया गया। तो ये कुंडली के विषय में जो बता रहे हैं, जन्म की जो कुंडली है, माँ तो बहुत बहुत इंस्टेंसेज हैं, अगर हम पढ़ें बहुत इंस्टेंसेज है। संस्कृत संस्कृत का अब भी एक सुशिक्षितों की भाषा के रूप में एक भविष्य होना चाहिए, और भारत के लिए वह कोई शुभ दिन न होगा जब यह प्राचीन भाषा बोले या लिखे जाने से पूर्णतया रह जाएगी। परंतु यदि इसे जीवित बने रहना है तो इसे उस भारी भरकम पांडित्याभिमानी शैली जिसे अपने पतन में इसने संधि समासों के दुष्कर कबाड़ और बाल की खाल निकालने वाले पांडित्य के बोझ से बांध दिया था, के अभिशाप से अपना पिंड छुड़ाना होगा। यही मां कह रही है कि संस्कृत कौन सी होनी चाहिए? बोलचाल की, सामान्य। हाँ, साहित्य के अंदर आप करते हैं, उसके लिए आपको किसी ने रोका नहीं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आपको इसको जीवित रखना है तो आप हमेशा ही एज इफ शास्त्रार्थ के लिए अपने जो तैयार रख रहे हैं, अपने जितने भी आर्म्स हैं वो तैयार रख रहे हैं शास्त्रार्थ के लिए। नहीं, संस्कृत में ये ऐसे, ये इसीलिए तो पतन हो रहा है इसका। अंग्रेजी ने समाहित कर लिया, कितने हर भाषा के शब्दों को अंग्रेजी ने ले लिया, इसलिए वो कितनी विकसित हो गई। अगर हमको इसको जीवित रखना है तो ये कह रहे हैं उससे हमको पिंड छुटाना पड़ेगा। इस अंक में कोई अंक आया होगा, अंक मतलब कोई मैगजीन का कोई एक पर्टिकुलर इशू, संस्कृत के लेख विद्वत्तापूर्ण और श्रमसाध्य हैं, परंतु उनमें भारी रूप से शैली का यह दोष है, जो ऊपर वाली जो पांडित्य अभिमानी शैली, ऐसे ऐसे शब्द उसके अंदर की, भाई मेरी जितना भी पांडित्य है। अब बेचारा समझने वाला, आप जानबूझ के ऐसी इंग्लिश में या भाषा में ऐसा लेख लिख देंगे, अगले को थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको समझने, कहना क्या चाह रहे हो। और इसमें तो अब हमारी जिस तरीके की स्थिति है, ऐसा लिखिए जैसे आर्य विष्णु करते थे कि हर भाषा के संस्कृत के अंदर अपने शब्द हैं मूल। तो बंगाली आया तो उससे वो बोल रहे संस्कृत में, पर शब्दों का चयन ऐसे भी कर सकते हो कि जो बंगाली में उसके समकक्ष शब्द हैं। मारवाड़ी के अंदर आप बात करें, वो तो कह रहे हैं ये तो लगभग सारे जो शब्द हैं मूल उनका रूट है। संस्कृत तो बहुत नजदीक है उसके, हिंदी फिर भी दूर है, जो राजस्थानी है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। यदि संस्कृत रिसर्च द्वारा साधा गया संपर्क नए शास्त्रियों को पुरानी अध्यवसायी विस्तृत पूर्णता सिखा सके। संस्कृत रिसर्च ये कोई मैगजीन होगी या कोई इंस्टीट्यूट होगा या कोई संस्था होगी, तो ये जो संपर्क इसने साधा है, कौन सा संपर्क? कि पुराने इसने पंडितों के साथ नए स्टूडेंट्स को या शास्त्रियों को साथ में उनको लाए होंगे, पूर्णता सिखा सके और पुराने वालों को नए वालों का लचीलापन और पैनी आलोचनात्मक समझ सिखा सके, तो वह दोनों की ही एक महान और अति आवश्यक सेवा करेगा। ये उस समय कोई अंक श्री अरविंद के हाथ में लगा होगा, तो ऐसी ये बात कर रहे हैं। ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अर्ली कल्चरल राइटिंग हम पढ़ रहे हैं। ये तो खैर चुनिंदा चीजें हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप मूल को भी ले सकते हैं, पर इससे हमको एक एक खाका एक जायजा मिलता है कि किस तरीके की चीजें श्री अरविंद ने उस समय करी हैं। इसको यहाँ हम आज छोड़ सकते हैं। इसमें अब कोई बात कोई चीज किसी के भी नहीं, ठीक है। शब्या जी, रविकांत जी, ये सब लोकल भाषा में संस्कृत शब्द का तो उपयोग ज्यादा होता है। हाँ उड़िया भी लीजिए तो संस्कृत है, बंगला भी, असमिया में, हाँ हमारा झारखंड का नगरिया भाषा में भी संस्कृत शब्द का बहुत है। हाँ, सही है। जैसे एक ही उदाहरण, संस्कृत में कलेवा बोलते हैं, हम लोग में भी नगरिया भाषा में कलेवा, दिन का खाना को कलेवा। हाँ
तो हम लोग उसको लिखते संस्कृत की तरह नहीं है, लेकिन बोली में हम जितना लोकल भाषा सुनते हैं उसमें संस्कृत शब्द का साउथ इंडियन भाषा शब्द में भी ज्यादा उपयोग किया जाता है। हाँ सही है, इसीलिए श्री अरविंद यही बात कह रहे हैं कि बजाय उसको पांडित्य के बोझ से भारी कर दिया जाए, उसकी बजाय उसको सहज रखो। आपके प्रांत की है तो उसमें भी संस्कृत के मूल हैं भाई, तो उसको इस तरीके से करो। फिर अगर ऐसी भाषा हो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं कि आप ये जो हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का, हिंदी का, अभी उसको अगर इंग्लिश के साथ मैच करके अगर पढ़ेंगे, तो पहले तो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, दूसरे जितनी सुगमता से हमारे लिए सुग्राह्य है हमारी अपनी भाषा, वो हमारे लिए हमारी नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं भाई। तो इसलिए इसमें हम जितना इसमें अंदर प्रवेश कर सकेंगे, और दूसरे इसमें ये समस्या भी आ जाती है कि पर्टिकुलर उस शब्द को कैसे समझें। श्री अरविंद ने कोई चीज कही, वो किस शेड में कौन सी बात कह रहे हैं, उसके लिए तो एक बड़ी तैयारी, एक बड़े आधार की आवश्यकता है। यूं हम उससे डील नहीं कर सकते। और ये तो इससे ही पता चल रहा है कि कोई उसका कैसे एनालिसिस कर रहा है, श्री अरविंद के साहित्य का कैसे कैसे एनालिसिस हमको मिलता है, तो इसी से पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। यहां हम इसको रोक सकते हैं आज। ओके, जय श्री मां। जय श्री मां भैया।